So hi guys, welcome to my YouTube channel. Judging from my channel, you can easily see that it is my first video. So इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि why I am starting this course. So first of all, let me introduce myself. My name is Mayank Pokhriyal and I have done my BTech in Artificial Intelligence. Or the reason that I have for starting this course is that throughout my BTech, I think YouTube was my greatest source of learning. और मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा जो they work day and night very hard to provide free content to many of the students. वो गांव में भी हो सकते हैं जहाँ पे मतलब आपको ज़्यादा अच्छी टीचिंग फैसिलिटीज़ ना मिले. सो आई थिंक मेरी भी ये ड्यूटी थी कि मैं कुछ प्रोवाइड कर सकूँ इन रिटर्न व्हेन आई विल ग्रेजुएट माई बीटेक. सो ये मेरे माइंड में पहले से था. और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप भी कंट्रीब्यूट करो तो एज अ क्रिएटर यू गिव मोर अमाउंट ऑफ मोर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू योर व्यूअर. वो डिसाइड कर सकता है कि उसे किस यूट्यूबर की वीडियो देखनी है और किससे उसे बेटर समझ में आ रहा है. और इसका दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप पढ़ाओगे तो आई थिंक इट विल ओनली बेनिफिट यू ऑल्सो. जैसे एक बेनिफिट तो ये है कि आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी. इट विल मेक यू इवन बेटर. और जो मैं कोर्स सोच रहा हूँ बनाने की, दैट विल बी अ DSA कोर्स जिसमें C++ आई एम एमिंग एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और इसकी मैं टोटल ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 5 मंथ्स की होगी. और इसमें हम पूरा देखेंगे कि DSA स्क्रैच से लेकर आपको बिगनर लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक हम पूरी कोडिंग क्वेश्चंस स्टार्टिंग से करेंगे. जिसको बिल्कुल कोडिंग का सी भी नहीं पता हो उसको भी कोडिंग समझ में आसानी से. और धीरे धीरे हम स्लोली एंड स्टेडली हम एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे. और एट द एंड हम बहुत से टफ क्वेश्चंस भी करेंगे जो लीड कोड, GFG काफ़ी अलग अलग सोर्सेज से हों. और इससे मेरा एम यही है कि जो भी ये कोर्स देखे तो उसको ये तो बेनिफिट मिले कि यार उसकी कहीं ना कहीं तो अच्छी प्लेसमेंट लगी जाए. सो ये मेरा एम है फ़िलहाल. और ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कि मेरा कोर्स सबसे अच्छा हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश तो मैं करूँगा. और मेरी इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप डेली प्रैक्टिस करें सो दैट वो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो. क्योंकि अगर एक बार ब्रेक हो जाती कंसिस्टेंसी कोडिंग में तो आपको खुद ही पता है कि 1 वीक ऑफ गैप कॉस्ट यू अराउंड अ मंथ पीरियड ड्यूरेशन. सो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर आप स्लोली स्टेडली सीखें लेकिन आप कंसिस्टेंट रहें ताकि 5 महीने बाद आप इतने परफेक्ट बने कि आप कोई भी प्लेसमेंट आप क्रैक कर सकें इंटरव्यू. सो यही मैं कहना चाहता हूँ. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर वीडियो. थैंक यू. सो हाई गाइस, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द वीडियो मैं तुमको थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ कि कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे. सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कोर्स में पढ़ेंगे. और इसकी मैं ड्यूरेशन अराउंड 5 मंथ्स के आसपास मान के चल रहा हूँ अप्रॉक्स. थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है. बट द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स वुड बी बेसिक्स ऑफ C++, लूप्स और फंक्शंस क्या हैं, एरेज क्या हैं, स्ट्रिंग्स क्या है, 2D एरेज क्या है, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग क्या है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऊप्स क्या है, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं जैसे स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट एक्सेट्रा. और ट्रीज़ में हम जेनरिक ट्रीज़ क्या है, बाइनरी ट्रीज़ क्या हैं, BSTs क्या है, हीप्स क्या है, मैप्स क्या है, ग्राफ्स क्या है, ट्राइस क्या है, ग्रिडी एल्गोरिदम्स क्या है. और डायनामिक प्रोग्रामिंग के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. और एप्लीकेशन और डायनामिक प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे जैसे 1D डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, 2D डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है. और उसके बाद फाइनली हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे लीड कोड हो गया, गीक्स हो गया, कोडशेस हो गया, एक्सेट्रा हो गया. तो यही है जो मैं अभी एम कर रहा हूँ फ़िलहाल. बाकी कुछ टॉपिक्स अगर आपको माइनर से ऐड कराना है यू कैन जस्ट कमेंट मी. सो मैं उसके अकॉर्डिंग कर दूँगा. और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप थोड़ा और डिटेल में देख सकें. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. सो थैंक यू. So let's move towards the video. So पहला टॉपिक है फ्लो चार्ट्स. सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग और दूसरा मैं अगर कहूँ तो दूसरा है सूडो कोड. और तीसरा होगा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग. सो यार हमारा एम अभी क्या है. पहले तो भाई हमारा एम है कि हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस करें. और
इसलिए इन्हांस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो और हम कोई भी कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और एक फाइनल आउटकम तक पहुंच सकें। सो यार 4 स्टेप्स है मेनली कि किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले एज अ बिगिनर। सो यार पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। मतलब पहले समझो प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। जैसे आपको कोई भी एक कोडिंग क्वेश्चन मिल सकता है फॉर अ बिगिनर लेवल, आई वुड से दैट कि ऐड 2 नंबर्स और लाइक ऐड 3 नंबर और लाइक फाइंड एन एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। सो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हमें गिवन वैल्यूज़ क्या क्या मिली हुई हैं इधर। सपोज लाइक हमें 2 वेरिएबल्स मिले हुए हैं, ए जिसकी वैल्यू 2 है और बी जिसकी वैल्यू 3 है, और हमारा गिवन प्रॉब्लम था कि ऐड करो इन 2 नंबर को। सो मतलब एज अ बेसिक प्रॉब्लम अगर हम इसको कोडिंग के तरीके से ना करें तो हमको पता है कि हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, 2 + 3 = 5 आंसर है। बट अब कोडिंग करेंगे तो हमें 2 और स्टेप्स को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें करना होता है कि प्रॉपर अप्रोच फाइंड आउट करें। नॉन टेक्निकल टर्म्स में आपको पता है कि हम जस्ट ऐड कर देते हैं, जैसे हम अपनी नोटबुक्स में बचपन में लिखा करते थे। बट कोडिंग की दुनिया में मतलब हमें डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करनी पड़ती है। जैसे हम कोडिंग में एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही हमारी मतलब अप्रोचेस भी और मतलब डेवलप होती हैं, और हमें मतलब और अप्रोचेस को माइंड में रख के सॉल्व करना पड़ता है कोई क्वेश्चन को, ताकि हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन में पहुंच सकें। और फोर्थ ऑब्वियसली इज कोड द प्रोग्राम और एक फाइनल आउटपुट में पहुँचें। सो हम कोड कैसे कैसे करते हैं, अगर मैं आपको समझाऊं कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम होती है और हमारा एम होता है सॉल्यूशन तक पहुंचना। अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है कि एज अ ह्यूमन अगर आपको अपनी बात किसी को समझानी है तो आप डायरेक्टली अपनी नेचुरल लैंग्वेज और आई वुड से लाइक मदर टंग में किसी को भी बोल देते हो। बट दिक्कत तब आती है जब मतलब दूसरा बंदा उसको आपकी लैंग्वेज ना आती हो। सो ऐसा ही केस कंप्यूटर के साथ भी है। लाइक ह्यूमंस इट कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। उसकी अपनी खुद एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसको वो समझता है। सो उसके बारे में डिटेल में मैं थोड़ी आगे बात करूँगा, पर पहले मैं अगर आपको एक बेसिक स्टेप और एक बेसिक मतलब स्ट्रक्चर समझाऊँ सॉल्विंग अ कोडिंग क्वेश्चन, तो इस टाइप का होता है कि पहले आपके पास होते हैं फ्लो चार्ट्स या सूडो कोड। अब सूडो कोड क्या होता है? फ्लो चार्ट तो हमें पता है, लाइक 9-10 में बायोलॉजी की क्लास में हमने बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं। सो आई डोंट थिंक कि किसी को नहीं पता होगा। एट अ ग्रेजुएशन स्टेट आई थिंक सबको पता है ये। सूडो कोड भी बेसिकली फ्लो चार्ट ही होता है, बट फ्लो चार्ट से अलग होता है थोड़ा। सूडो कोड का मतलब ही यही कि सूडो मतलब फेक कोई भी चीज़, मतलब ये अपने में कंप्लीट कोड नहीं है, बट इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कोड इन अ रफ सोल्यूशन। और ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। जैसे हर कोडिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है। मतलब अगर एक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कोडिंग की एक लैंग्वेज में, तो उसका कोड पूरा डिफरेंट हो सकता है दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में। जैसे C++ का कोड डिफरेंट हो सकता है, जावा का डिफरेंट हो सकता है, पाइथन का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका सूडो कोड एक हो सकता है, क्योंकि सूडो कोड कोई लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। वो एकदम से एक रफ अप्रोच है कि आप कैसे सोल्यूशन में पहुंचना चाह रहे हो, अपने माइंड को बता रहे हो या किसी दूसरे पर्सन को ये समझा रहे हो कि मेरी ये अप्रोच है और मैं इस तरीके से उसके ऑप्टिमल सोल्यूशन में पहुँचना चाहता हूँ। सो अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोडर तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर देता है, बट कंप्यूटर को आती है समझ में बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ जीरोज और वन। तो उसके लिए जो एक सॉफ्टवेयर और आई वुड से लाइक जो चीज़ यूज होती है वो होता है कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है कि आपको हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ताकि कंप्यूटर समझ पाए कि हमने कोड क्या करा है और उसको क्या फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। सो अगर मैं आपको फॉर्मली समझाऊं तो फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी अप्रोच क्या है।
अब सीन क्या है कि एक अप्रोच को बनाने के लिए, और या मैं कहूँ कि फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट, आपको वेरियस कंपोनेंट्स मद्देनज़र रखने पड़ते हैं, तभी आपका फ्लो चार्ट एक सेंस मेक करता है। अदरवाइज़ मतलब वो एक रफ अप्रोच की मतलब ये वो कुछ मतलब नहीं निकालेगा अगर उन कंपोनेंट्स का हमने प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करा और प्रॉपर्ली हमने फ्लो चार्ट मेक नहीं करा, तो वो कोई थी काम का नहीं है, इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू एनी अदर पर्सन। तो जब भी हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो फ्लो चार्ट में काफ़ी टाइप्स के कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो पहला कंपोनेंट होता है है सॉरी फॉर द डिले, आई एम फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस थिंग, सो थोड़ा मैं अभी बिगिनिंग स्टेज में ही हूँ सीखने के, बट बाय द टाइम आई वुड स्टार्ट टीचिंग इन दिस वे, तो मैं भी थोड़ा बेटर होता जाऊँगा इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, यूजिंग दी ऑनलाइन राइटिंग और टैबलेट पैड। सो थोड़ा मैं अटक रहा हूँ बीच में, तो सॉरी फॉर दिस, एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस। सो सबसे पहला कंपोनेंट है टर्मिनेटर। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रोग्राम की हम स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। टर्मिनेटर बताता है कि प्रोग्राम अब स्टार्ट है और अब ये ख़त्म है, इन कंडीशंस के बाद या इन चीज़ों के बाद अब ये ख़त्म हो गया प्रोग्राम। सो फॉर्मली स्पीकिंग इट स्पेसिफाइज द एंड एंड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या और एंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमारा सेकंड कंपोनेंट है पैरेललोग्राम। सो इसका काम होता है कि आप वो इनपुट और आउटपुट ले सके, फॉर इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट और आउटपुट। इसको हम इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, इसका सिंबल इस तरीके का होता है। जैसे अगर हमको इनपुट लेना हो तो हम ऐसे ले सकते हैं, रीड एन। इसमें एन कोई भी नंबर, इंटीजर और फ्लोट नंबर कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वो कुछ भी हो सकता है। अब तीसरा कंपोनेंट आता है, तीसरा कंपोनेंट है हमारा प्रोसेस। अब प्रोसेस का काम होता है कि ये समझाता है कि हम अब कर क्या रहे हैं, कि हम क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारा एम है कि इस स्टेटमेंट के बाद हमें नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू n+1, और ये हमने एक प्रोसेस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला हमारा कंपोनेंट है डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग, इफ आई टेल यू अबाउट, इसकी शेप डायमंड होती है, समवॉट ये इस तरीके का दिखता है। ऑल्दो इट्स नॉट अ डायमंड, बट इसको डायमंड शेप कहा जाता है। सो इसमें हम इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं जिसमें हमें एक्चुअली एक डिसीजन फ्रेम करना हो। जैसे कि अगर n इक्वल टू 0 है या नहीं, अगर है तो ऐसा हो, और अगर नहीं है तो ऐसा हो। एग्जाम्पल के तौर में इज़ n इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, हम पूछ रहे हैं कि यार है या नहीं है। अगर ये फॉल्स है तो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हो प्रिंट n, और अगर n इक्वल टू 0 हो, अगर n 0 इक्वल टू ट्रू हो, सो हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रिंट 0 हो। तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पे मैं एकदम से कंप्यूटर को और
एक डिसीजन वो मेक करना पड़ता है, वहाँ पे हम इस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं अपने फ्लो चार्ट में। अगला होता है कनेक्टर्स। मैं एक जस्ट अ सेकेंड। सो अगला है कनेक्टर्स। जिसको हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। शॉर्ट में बताऊं तो दे आर लाइक सर्कुलर इन शेप, दे आर सर्कुलर इन शेप। अभी मैं इसलिए बता रहा बिकॉज वी आर जस्ट इन द बिगिनिंग फेज ऑफ द कोर्स, और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे आई थिंक तब इसका राइट टाइम होगा एक्सप्लेन करने का। सो मूविंग ऑन, देन सिक्स कंपोनेंट इज एरोज। एरोज एज वी ऑल नो दिस इज ऑल्सो एन एरो। किस लिए हम स्पेसिफाई करते हैं डेली लाइफ में भी, हम एरो को एज अ डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, तो सेम यूज उसका फ्लो चार्ट में भी होता है। हम एक तरह से गाइड कर रहे हैं फ्लो चार्ट को कि वो आगे किस डायरेक्शन में बढ़ेगा। अगर ये है तो ऐसा हो, ये हो तो वैसा हो। फॉर एग्जांपल इस वाले एग्जांपल में एफ अगर फॉल्स स्टेटमेंट, तो हम गाइड कर रहे हैं कि अगर फॉल्स है तो प्रिंट एन कर दो, और अगर ट्रू है तो प्रिंट ज़ीरो कर दो। अब ये किससे कैसे करा हमने कि हमारे पास एरोज का कंपोनेंट पड़ा हुआ था। सो इसका ये यूज़ होता है। सो अब हम थोड़े एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। सो पहला एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है सबसे इजी वाला कि आई एम टू मेक अ फ्लो चार्ट for adding two numbers. So हमको पता है कि पहला हम क्या यूज़ करेंगे, टर्मिनेटर कंपोनेंट, जो कि थोड़ा इस तरीके का दिखता है, और इसमें हम स्टार्ट लिखेंगे। इससे हमारा एकदम से प्रोग्राम की बिगिनिंग हमने मार्क कर दी कि दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ आवर फ्लो चार्ट। अब एरो फंक्शन का यूज़ करके हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला होगा हमारा टू रीड आवर इनपुट्स, जो हमने पैरेललोग्राम कनेक्टर में सीखा था। तो हम इसमें हम गाइड करेंगे कि रीड ए और एंड बी विच आर द टू नंबर्स दैट वी आर अज्यूमिंग। तीसरा हम आगे जाएंगे तो हम डिफाइन करेंगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ये हमने यहाँ सीखा था प्रोसेस में कि हमने डिफाइन करा कि ये चीज़ इसके बराबर है, या ये चीज़ होल्ड करती है और ये वैल्यू होल्ड करती है। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड देन हम ज़ीरो के बाद में ए और बी प्लस कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दी पर्सन। और हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सेम, जो कि है प्रिंट कराना सम को। अब इसके बाद एंड करना है हमें अपने फ्लो चार्ट का। सो अगर मैं बताऊं तो ये हमारा रफ अप्रोच है कि यार ऐसा ऐसा करके हम कर ही लेंगे, मतलब हम अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन में पहुंच ही जाएंगे। सो ये कुछ हमारा फ्लो चार्ट है। Sorry for the bad handwriting. I will try to improve my handwriting because like it's my first time I'm using the pen tablet, और by time ये improve होता रहेगा। थोड़ा जैसे मैं थोड़ा comfortable हो जाऊँगा इससे। So I will learn to improve my writing. So इसका अगर हम सेम टू सेम इस चीज़ का अगर मैं सूडो कोड लिखना चाहता तो सूडो कोड भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है। अगर आप फ्लो चार्ट जानते हो तो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट सूडो कोड। सो सूडो कोड फॉर एडिंग two numbers सो पहला तो हमने बता ही दिया कि इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी। अगला स्टेप, सम इज इक्वल्स टू a plus b, then we would aim to print out our sum।
अब यही चीज़ हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं, लाइक सूडो कोड इज़ नॉट से लाइक वी कांट से लाइक कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक ही सूडो कोड हो, हम अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे हम ये कर सकते हैं कि रीड ए एंड बी टुगेदर, और हम इसको सेपरेटली भी रीड करा सकते हैं कि पहले आप ए रीड करो फिर आप बी रीड करो, और सम वेरिएबल को हम इक्वल्स टू ए प्लस बी कर सकते हैं। सो कहीं कहीं पर हम रीड ए रीड बी कर रहे हैं, कहीं पर रीड ए और बी एक साथ कर रहे हैं। सो इट डजंट डिपेंड अपॉन कि आप क्या कर रहे हो, बट इट डिपेंड अपॉन कि आपका अप्रोच क्या, कि आप चाहते क्या हो कि उस फ्लो चार्ट से कि आप किस सोल्यूशन में रीच करो, वो इम्पोर्टेंट होता है। सो हम ये दोनों सूडो कोड्स लाइक दे ऑल आर करेक्ट, बिकॉज हेयर वी आर फोकसिंग अबाउट द लॉजिक ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, नॉट ऑन द सूडो कोड। अगला क्वेश्चन जो मैं एम कर रहा हूँ यहाँ पे वो है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट सो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, लाइक अराउंड इन आवर क्लास 6th और 7th, आई थिंक सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, जिसमें P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, R इज़ आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज़ आवर टाइम पीरियड फॉर विच द सिंपल इंटरेस्ट इज बिंग कैलकुलेटेड। सो अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊँ तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमारा पहला स्टेप जो हमने करा था वो यही था, स्टार्ट टर्मिनेटर कंपोनेंट के अंदर। अगला था हमारा टू रीड P R एंड T अंडर द पैरेललोग्राम कनेक्टर। थर्ड वुड बी टू डिफाइन द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भाई है क्या, कंप्यूटर को तो नहीं पता, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये हमारा हो गया प्रोसेस। फिर अगला हमारा टास्क होगा टू प्रिंट द आउटपुट, जो हम वही पैरेललोग्राम कनेक्टर का यूज़ करके प्रिंट SI, और फिर हम वापस हमने टर्मिनेटर का यूज़ करके हमने अपना प्रोग्राम और लाइक अपना फ्लो चार्ट को एंड कर दिया। इसका सूडो कोड बहुत आसान है। फर्स्ट टू रीड P R और T, मेक श्योर कि आप डिफाइन कर रहे हो SI का फॉर्मूला P R T अपॉन में 100, और आप SI को प्रिंट करा रहे हो। तो ये इसका सिंपल सूडो कोड है। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक इट इज़ क्वाइट ईजी, क्वाइट बिगनिंग फेज़ है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी ट्रबल फेस करनी पड़ेगी स्टेज में, या कोई भी डाउट होगा। अगर होगा तो यू कैन जस्ट कमेंट मी आउट, मैं अलग से कुछ आपको समझा सकता हूँ इन अ डिफरेंट वीडियो। सो अगला क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ, ये थोड़ा अलग टाइप का है कि हमें फाइंड करना है कि दो नंबर हैं A और B, और हमारा टास्क है कि क्या A B से बड़ा है या नहीं। मेजर फंडा वही है, कोई चेंज ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा लेवल इम्प्रूव हुआ है। फर्स्ट स्टार्ट जो हमें करना ही है। अगला हमें रीड करवाने हैं। हम रीड को इनपुट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ रीड ले रहा हूँ, आप इनपुट भी ले सकते हो, जस्ट डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या लेना चाहो। आपने A और B को रीड कराया, आपने देन डिसीजन मेकिंग का यूज़ करा कनेक्टर का पता लगाने के लिए, यार कि इज़ A स्मॉलर देन B और नॉट। अगर है तो जस्ट प्रिंट यस, अगर नहीं है देन इन दैट केस प्रिंट नो। और इसके बाद हम अपना फ्लो चार्ट एंड कर देते हैं। इसका सूडो कोड भी बहुत आसान है।
आई थिंक अब तो आप काफ़ी हद तक समझने लगे होंगे कि सूडो कोड में करना क्या है, कि ये ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसके बीच और फ्लो चार्ट के बीच में। सूडो कोड हमारा यही कहता है कि आप ए और बी को रीड करवाओ, अगर ए बी से छोटा है देन प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो। ये इफ़ और एल्स एक कदम से स्टेटमेंट्स है, हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, बट फॉर नाउ आप जस्ट इसको एज अ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रीट करो कि अगर ये है तो ये प्रिंट करो, अगर ये नहीं है तो दूसरी केस में आप ये चीज़ प्रिंट करो। अब मैं थोड़ा सा अलग टाइप का कंसेप्ट आपको डिफाइन करना चाहूँगा, वो है मॉड्यूलस। सॉरी, नॉट मॉड्यूलस, मॉड्यूलो। ये थोड़ा थोड़ा परसेंटेज साइन का टाइप का लगता है, थोड़ा कन्फ्यूजन कभी कभी अराइज हो जाता है। जब मैं भी मतलब अपने बिगिनिंग फेज में था, कभी कभी मुझे लगता है परसेंटेज कहाँ से आ गया अचानक से, लेकिन ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं और इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है परसेंटेज से, थोड़ा नहीं, मतलब आई वुड से लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो इसका काम है कि आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करना, किसी भी मतलब दो नंबर्स को अगर हम इसमें डालें तो ये दूसरे नंबर का पहले नंबर के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर आपको प्रोवाइड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर लिखा 3 मॉड्यूलस 2, अब अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली 3 ऑड है, ये 2 इवन है, सो हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए क्योंकि कंप्लीट डिवाइड तो हुआ नहीं। सो हमारे यहाँ पे मॉड्यूलो 1 आ गया। यही चीज़ अगर मैं 2 मॉड्यूलो 2 करूँ तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस केस में 2 मॉड्यूलो 2 0 होता है। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं, अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं तो ये है रिमाइंडर ऑफ a/b given that a and b are the two variables which are being defined in the question। अब इसका एक क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। हमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें चेक करना है कि एक वेरिएबल है n, नॉट अ वेरिएबल, सॉरी, अ नंबर n एग्जिस्ट, और हमें एक कंडीशन, हमें जस्ट पता लगाना है कि ये इवन है या ऑड है। अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो पहला स्टेप तो सेम है, स्टार्ट, देन रीड n, उसके बाद सेम डिसीजन ट्री इज n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल 0। इधर हमने 2 इसीलिए लिया है कि अगर देखो, अगर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 ही देगा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली देन इट मीन्स ये इवन है। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, 1 दे रहा है रिमाइंडर, सो इसका मतलब ये ऑड है। अगर ये मॉड्यूलो 0 यस है हमारी कंडीशन ये वाली, देन प्रिंट यस इट इज ऑड। अगर नो है सो इस केस में, सॉरी, यहाँ पे इवन आना चाहिए था, इट इज इवन, प्रिंट ऑड। सो ये हमारा सिंपल फंडा था। सो जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम अपने एंड में पहुंच गए हैं। तो ये हमारा हो गया एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। सो कुल मिला के कुछ इस तरीके का हमारा फ्लो चार्ट दिखेगा। स्टार्ट, देन रीड एन, देन चेकिंग द मॉड्यूलो कंडीशन फॉर दिस कंडीशन टू बी ट्रू, इसका मतलब है इवन। अगर ये नो हो रही है तो इसका मतलब नंबर ऑड है। सेम चीज़ हम इस मेथड से ये भी पता लगा सकते हैं कि वेदर नंबर इज़ 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ नहीं है, वही सेम फंडा है। स्टार्ट, देन रीड एन,
Then the next step is n is greater than 0. ये हम डिसीजन मेकिंग में ये कंडीशन डालेंगे. अगर ये येस है कि यार n तो 0 से बड़ा ही है, तो इस केस में हमें प्रिंट करना है पॉजिटिव. आप देख रहे हो कि मैं इसमें अपोस्ट्रोफी कॉमास को यूज़ कर रहा हूँ. ये एक्चुअल में एक सिंटैक्स का रूल है जो मैं भी आगे आपको समझाऊंगा. अपोस्ट्रोफी कॉमास के बिना प्रोग्राम एक एरर थ्रो करेगा हमारा कंपाइलर. सो ये कंपलसरी होता है टू लाइक राइट दी थिंग्स इनसाइड दी डबल इन्वर्टेड कॉमास. अगला है हमारा कि अगर एक कंडीशन नो है तो चेक करो कि इज n लेस देन 0. अगर ये भी यस है देन प्रिंट नेगेटिव. अगर ये दोनों ही सही नहीं है तो कुछ नहीं करना हमें, प्रिंट 0. और इससे हमें हमारा प्रोग्राम होता है यहाँ पे एंड. इस कंडीशन का ही नहीं, इस कंडीशन का भी और इस कंडीशन का भी, तीनों का एंड हो गया यहाँ पे और हमारा फ्लोचार्ट रेडी है. अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें पहचानना है कि वेदर दी 3 साइड्स विच हैव बीन गिवन डज दे डू दे कंस्ट्रक्ट ए वैलिड ट्राइंगल और नॉट. हमने लाइक अराउंड 7th और 8th क्लास में पढ़ा था कि एक वैलिड ट्राइंगल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे एक एंगल प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. इसी तरीके से एक साइड प्रॉपर्टी भी होती है कि किसी भी 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा. लाइक इट कांट बी लेस. अगर ये लेस है तो एक ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा. इट वोंट बी अ वैलिड ट्राइंगल. इमेजिन कि यहाँ पे ए बी सी तीनों साइड्स की लेंथ है, तो कंडीशंस ये डिफाइन होती हैं कि इसका सम इससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम ए से बड़ा होगा और बी और सी का सम, सॉरी नॉट बी और सी, ए और सी का सम बी से बड़ा होगा. ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेगी एक वैलिड ट्राइंगल बनने के लिए, अदरवाइज इट वोंट बी अ वैलिड ट्राइंगल. अब इसका फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएं? स्टार्ट तो सेम ही है, देन मूविंग टू taking these 3 sides as the input inside our flowchart. So read A, B and C. हमारी फर्स्ट कंडीशन आती है कि इज B और C ग्रेटर देन A. अगर इसका जवाब है नो, तो फिर तो ये स्टेट अवे we can print invalid triangle. अगर इसका जवाब है यस कि हाँ इन दोनों का सम तो बड़ा है, तो फिर हमारी आती है सेकेंड कंडीशन कि इज B प्लस A ग्रेटर देन C. अगर ये नो है then also print invalid triangle. Then comes our last and the third condition कि is A plus C greater than B. ये भी अगर no है then print invalid triangle. बट अगर ये यस है देन प्रिंट वैलिड ट्राइंगल. और इससे हमारा होता है एंड
ऑफ द फ्लो चार्ट ये मार्क करता है। इसका भी एंड और इसका भी एंड, ये हमारा फ्लो चार्ट। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, आपको कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ, अब हमारा एक नया कंसेप्ट ऐड होता है लूप्स का। अब देखो दिक्कत क्या होती है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये तो काफ़ी इजी बिगिनर लेवल प्रोग्राम से, बट एज वी मूव टुवर्ड्स दी मोर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस क्वेश्चन, तो वहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा बनता है कि आपको कुछ चीज़ों या कुछ टास्क को आपको एक नंबर ऑफ़ टाइम्स रन करना पड़ता है, नंबर ऑफ़ टाइम आपको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है अपने कंप्यूटर से। अगर सपोज़ मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपको 1 से लेकर n नंबर तक सारे नंबर्स प्रिंट कराने हैं, अगर ये n की वैल्यू 5 है तो देन तो यू वोंट बी नीडिंग एनी लूप्स। आप शायद खुद ही एक प्रोग्राम को 5 बार डिफाइन कर दें कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, तो n तक तो प्रिंट हो गए। बट इमेजिन करो यार कि इफ़ द नंबर लाइज क्लोज टू 5,000, 50,000, 5 लाख और इवन मोर देन दिस, तो यार फिर तो लाइक इट वुड बी अ फुलिश टास्क टू लाइक जस्ट राइट दी प्रोग्राम दिस मैनी ऑफ टाइम्स टू लेट द कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस टास्क। सो इन चीज़ों को मतलब आसान बनाने के लिए देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ लूप्स दैट एग्जिस्ट इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये C++ में ही नहीं, ये हर लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। और मोस्ट फेमस एग्जांपल्स ऑफ लूप्स आर फॉर और वाइल, और भी बहुत सारे लूप्स हैं, बट हम इसकी बात डिटेल में करेंगे आगे जाकर जब हम इस टॉपिक को और गहराई में समझेंगे। बट फॉर नाउ मैं आपको लूप्स का एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि लूप्स है क्या यार ये। सो अगर मैं आपको समझाऊँ, आपको मैं एक फ्लो चार्ट समझाता हूँ कि सपोज़ n की वैल्यू है 1 और हमको प्रिंट कराने नंबर 1 से लेकर 5 तक, है ना। तो यार हमको क्या करना है उस कंडीशन में, देखो स्टार्ट करेंगे सेम स्टेप और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे यार कि n हमें 1 दे रखा है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लिखना है कि इस n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब मैं इसमें इक्वल टू ले रहा हूँ क्योंकि मैं 5 तक प्रिंट कराना, 5 को भी प्रिंट कराना है। अगर हमको 1 to 4 कराना होता देन आई कुड जस्ट राइट कि n लेस देन 5, तभी कंडीशन में करते, लेकिन हमें 5 भी क्योंकि प्रिंट कराना है तो हमें इक्वल टू सिंबल का भी यूज़ करना पड़ता है कि अगर 5 n और n से छोटा है तो ये करो, अगर नहीं है सपोज इट इज़ नॉट स्मॉलर देन दिस, तो यार फिर तो हमें एंड करना है सीधा प्रोग्राम। क्योंकि अगर सपोज n की वैल्यू 6 हो गई तो फिर तो हमें 6 तो प्रिंट कराना नहीं है, तो उसको सीधा एंड करना है उस कंडीशन में। बट समझो कि ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या करना है यार, अगर ट्रू है तो सीधा प्रिंट कराओ n को, प्रिंट कराया n को। उसके बाद क्या करा, उसका प्रोसेस डिफाइन करा कि n की वैल्यू अब 1 नंबर से इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, लाइक वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 1। और उसके बाद वापस इस स्टेप में जाओ कि इस n नाउ ग्रेटर देन और लेस देन 5, अभी n की वैल्यू 2 हुई है एक इंक्रीमेंट के बाद, तो इट इज़ स्टिल लेस देन 5। अगेन हम इसको प्रिंट कराएंगे, अगेन इसकी वैल्यू बढ़ेगी 3 भी छोटा है, वापस 3 प्रिंट कराएंगे, 3 की वैल्यू होगी 4 भी छोटा है, 4 को भी प्रिंट कराएंगे, 4 की वैल्यू हुई 5 भी स्टिल इक्वल टू 5 है तो 5 भी प्रिंट होगा। अब n की वैल्यू होगी 6, अब 6 नहीं है 5 से छोटा, 5 के इक्वल, तो सीधा होगा एंड प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 नंबर को हमने प्रिंट करा दिया और यही हमारा टास्क था। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, थोड़ा नया कंसेप्ट है बट कोई डरने की ज़रूरत नहीं, लाइक इट इज़ क्वाइट ईजी कंसेप्ट और आप 1-2 बार करोगे तो आप सीख जाओगे। तो यार अगर मैं इसकी डेफिनेशन समझाऊँ आपको, लूप्स को हम डेफिनेशन क्या है, हम यूज़ क्यों करते हैं, वी यूज़ लूप्स टू कंटिन्यूसली perform some action
while updating some value or doing a task in number of times। इन सब चीज़ों में हम लूप्स का यूज़ करते हैं और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लूप का। और आगे जाकर लूप्स के बिना आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रोग्राम सॉल्व होता है ऑप्टिमली। तो ये कंसेप्ट आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो लाइक यू कैन जस्ट रीवॉच द वीडियो, आपको ऑफ कोर्स समझ में आएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। और स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं इसका अलग से कुछ एक मोर डिटेल, एक मोर बेटर वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि यार हमको प्रिंट कराना है नंबर 1 से लेके n, और n इसमें रखूँगा मैं दोनों को एक्सक्लूसिव कि यार 1 और मैं n को प्रिंट नहीं कराना चाहता, लेकिन इन दोनों के बीच के नंबर्स मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यार इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वही चीज़ करनी है कि हमें फ्लो चार्ट और इसका सूडो कोड हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, फ्लो चार्ट से शुरू करते हैं। फ्लो चार्ट वही सेम फंडा, स्टार्ट, रीड n, रीड करा मैंने n को। उसके बाद मैंने डिफाइन करा नंबर को। अब मैंने नंबर को 2 को लिया, 1 क्यों लिया? तो यार पहली बात तो ये कि 1 को मैंने एक्सक्लूसिव रखा है, वो गिवन था क्वेश्चन में। दूसरी बात है 1 इवन नंबर तो होता ही नहीं है, रख के मतलब तुम अपना कंप्यूटर की टाइम ही बढ़ाओगे। तो इससे बेटर है कि आप सीधा 2 से स्टार्ट करोगे। यार 1 तो ऑब्वियसली इवन नंबर होगा नहीं, तो हम n को 2 ही ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे हमें जाना है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या है कि इस नंबर लेस देन n। अब भाई n क्या था हमारा नंबर, ये नंबर था, ज़्यादा हमें प्रिंट कराने थे। यहाँ पे इक्वलिटी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि n एक्सक्लूसिव है, n को गिनना ही नहीं, n से नीचे के वैल्यूज़ को गिनना है। तो तभी हम लेस देन का ही यूज़ कर रहे हैं इसमें कि यार ये है या नहीं। अब ये कंडीशन अगर नो साबित हो रही है या फिर तो सीधा एंड करो, क्योंकि अगर नंबर n के इक्वल या बड़ा हो गया तो फिर तो वही फ़ायदा नहीं इसको प्रिंट कराने का भी, ये तो हमारा क्वेश्चन कह नहीं रहा। पर अगर ये येस है तो तब हमारा काम आगे बढ़ता है। आगे क्या बढ़ता है हमारा काम, आगे ये है हमारा काम कि इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराया हमने किसको, नम को। n तो वैसा का वैसा ही रहेगा बट नम प्रिंट होगा। नम प्रिंट हुआ, उसके बाद यार हमें प्रोसेस का यूज़ करके हम नम की वैल्यू को +1 से इंक्रीज़ करेंगे, और इंक्रीज़ करके हम वापस इधर इस स्टेप में पहुंचेंगे। वापस चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन वापस नो है तो देन टर्मिनेट हो जाएगा हमारा फ्लो चार्ट। पर अगर येस है तो वापस वो इंक्रीमेंटेड नंबर प्रिंट होगा और नम की वापस वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1। अब ये चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक ये नम n के इक्वल या n से बड़ा ना हो जाए। तो यही फंडा है इन नंबर्स को प्रिंट कराने का। अब देखो जैसे हमें यहाँ पे मैंने क्या करा, मुझको प्रिंट कराना है 2, यहाँ पे n की वैल्यू रखी है मैंने 7 मानो, चलो जैसे 2 था, 2 और नम हमारा था 2 और n था हमारा 7। अब भाई 2 से तो छोटा है 7, नहीं सॉरी 2 7 से छोटा है, तो नो तो नहीं होता, येस ही होता है। तो हमने 2 प्रिंट कराया। सो सॉरी गाइस, लाइक मैं जस्ट देख रहा था मेरे से एक गलती हुई है यहाँ पे, इधर 1 की जगह 2 होना है, क्योंकि यार हमें इवन नंबर्स करने हैं। अगर हमें सपोज सारे नंबर्स प्रिंट करने होते तब हम +1 करते, लेकिन हमें इवन ही करने हैं। जैसे 2 4 6 7 8 10 ऐसा ही करके, तो 2 का इंटरवल होना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी मिस्टेक करी, तो मैं उसी में ध्यान दे रहा था कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि फ्लो चार्ट सही सा नहीं लग रहा। तो थोड़ा मैंने ब्रेक लिया, तो फिर मैं देखा मैंने अच्छा यहाँ पे ये गलती है, सॉरी यार। सो जस्ट कंटिन्यू। सो हमने 2 लिया, 2 छोटा है 7 से, हमने 2 प्रिंट कराया। अब इसकी वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करें 4 हुई, 4 भी छोटा है 7 से, प्रिंट कराया 4 का हुआ 6, 2 +
6 टिल लेस देन 7, 6 प्रिंट कराया 2। अब 8 7 से छोटा नहीं होता तो एंड हुआ। हमें आउटपुट में क्या मिला 2 4 6, जो कि इवन नंबर्स हैं दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 एंड 7। इसमें क्योंकि 7 एक्सक्लूसिव था तभी हमने 7 को हमने गिना नहीं, वैसे भी 7 ऑड ही होता, तो लाइक इट डजंट लाइक अफेक्ट दिस प्रॉब्लम। सो यार अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें प्रिंट करने ऑल दी ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब देखो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसका अगर मैं आपको सूडो कोड बताऊँ, लास्ट क्वेश्चन का उसका सूडो कोड यही था कि हमने इनपुट करा दिया n को, हमने नम की वैल्यू 2 रखी जब तक नम वाइल एक कदम से लूप का ही होता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। वाइल नम इज़ लेस देन n हमने नम को प्रिंट करवाया एंड आफ्टर एवरी स्टेप हमने नम की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट कर दिया, और जैसे ही ये कंडीशन लूप की फुलफ़िल हो जाती सारी तो उसके बाद हमने एंड कर दी। हमारा पहले का सूडो कोड था। अब ये जो नेक्स्ट जो अब हम क्वेश्चन जो करंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसका सूडो कोड अगर मैं लिखूँ तो यार इसमें भी यार पहले दूसरे स्टेप्स तो बिल्कुल सेम है कि n को इनपुट करा के नम की वैल्यू डिफाइन करना, लेकिन इसमें सीन केस में नम हम रखेंगे 1, क्योंकि यार 1 हमारा ऑड होता है। इवन में हमने 1 की वैल्यू का मतलब कोई इंपॉर्टेंस था नहीं, लेकिन ऑड की वैल्यू में ऑफ कोर्स है इसमें। तो थर्ड स्टेप इसका है कि वाइल नम इज लेस देन n, हमको क्या करना हो तब तक प्रिंट नम एंड आफ्टर प्रिंटिंग नम जब कंडीशन सारी फुलफ़िल हो जाए, और अब ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, हमारा एक ही काम है एंड करना है इसे। इसका फ्लो चार्ट अगर मैं बनाऊँ काफ़ी आसान ही है अगर मैं समझाऊँ तो। स्टार्ट करा हमने, रीड करवाया इसको n को, नम की वैल्यू मेंशन करी प्रोसेस के अंदर कि 1 है। डिसीजन मेकिंग कनेक्टर का यूज़ करके हमने मेंशन करा कि y की इज़ नम लेस देन n, यार ये हमको फाइंड करना था। अगर नहीं था तो एंड, अगर यस है देन प्रिंट नम। एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ नम बाय 2। ये करा हमने, उसके बाद वापस इसी स्टेप में पहुँच कर और एक लूप कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए और ये प्रोग्राम एंड ना हो जाए। अब जो हमने करा था कि 1 से सपोज मुझे 1 से लेकर 4 तक करवाने हैं, n की वैल्यू 4 है, नम 1 है, 1 4 से छोटा है प्रिंट, अगली वैल्यू नम की 3, 3 4 से छोटा है 3 प्रिंट कराया, अगली वैल्यू 5, 5 छोटा नहीं 4 से, नो एंड। तो हमारे को क्या मिल गए, हमारे ऑड नंबर्स 1 और 3 जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, और हमारा आंसर सही है इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिमिलर टाइप का ही है, हल्का सा डिफरेंट है कि हमको सम फाइंड करना है ऑफ द नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड n, ठीक है, सम 1 to n। इसका अगर सूडो कोड समझे मतलब हम लोग क्या होता था सूडो कोड, कि सबसे पहले वी कैन डू कि हम इनपुट करा दें n के अंदर, n का इनपुट करा दें प्रोग्राम के अंदर, नम को 1 ले लें क्योंकि स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है, तो स्टार्टिंग या इनिशियल वेरिएबल की वैल्यू हम 1 ले लें, सम को 0 लेंगे, अभी तो कोई नंबर ऐड हुआ नहीं है, तो सम एक वेरिएबल जिसमें हम सम स्टोर करेंगे सम नंबर्स का, वो अब 0 अभी 0 ही है वो। अगली कंडीशन में लिख सकते हैं कि यार वाइल नम इज़ लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पे हम n की इक्वल क्यों ले रहे हैं, n की इक्वल ले रहे हैं कि इसमें हम इंक्लूसिव है n, इसमें एक्सक्लूसिव मेंशन नहीं करा जाता, मेंशन नहीं करा जाता, आपको इंक्लूसिव ही लेना उसको,
तब तक हमें करना है सम, जब तक ये वाइल कंडीशन चल रही है तब तक सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम, और नम क्या हो गया, नम हो गया अपना नम प्लस 1, ठीक है। देन जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन मार्क द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसी चीज़ को मेंशन करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फ्लो चार्ट। स्टार्ट रीड एन और इनपुट एन एज पर योर कन्वीनियंस, ओके। देन मेंशनिंग द प्रोसेस, num is equals to 1 and sum is equals to 0। यहाँ पूछ सकते हैं कि is num less than or equal to n, no है, and अगर yes है then print, no then sorry वो थोड़ा I just got like used to the earlier flow charts। then sum की वैल्यू को अपडेट कीजिए। सम की वैल्यू क्या होगी, सम प्लस नम, और नम की वैल्यू को इंक्रीज करिए बाय 1 जो हमने मेंशन करा है। आफ्टर डूइंग दिस थिंग्स गो बैक टू द अर्लियर डिसीजन मेकिंग, और यही चीज़ आप परफॉर्म कीजिए। अगर वापस यस आता है देन अगेन डू दिस थिंग, और जब तक ये नो नहीं आया था तब तक आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे नो आता है देन इट वुड मार्क द एंड ऑफ योर फ्लो चार्ट और लाइक एंड ऑफ योर प्रोग्राम। सो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ कि यार मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 1 से लेकर ना 5 तक का सम निकालना है कि यार है क्या अभी। तो इनिशियल हमारा था सम 0, नंबर था 1। अब मैंने क्या करा, नम तो भाई 5 से छोटा ही है, इसमें n की वैल्यू 5 है, 5 से छोटा, सही बात है। सम क्या हो गया हमारा, सम प्लस नम, सम प्लस नम मतलब कितना, 1, 0 प्लस 1, और नंबर हमारा हो गया 2। वापस चेक करा, 2 अभी भी छोटा है किससे, 5 से, तो सम हमारा क्या हो गया वापस सम प्लस नम। अब इसमें सम की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू भी 3 बढ़ जाएगी, ठीक है। 3 अभी भी छोटा है किससे, 5 से। वापस इसका सम को अपडेट करेंगे, सम क्या हो गया, सम प्लस नम 6। अब इसका नंबर की वैल्यू वापस 1 हुई, 1 इंक्रीज हुई तो 4, 4 भी छोटा ही है 5 से। वापस इसमें ऐड हुआ सम प्लस नम 10, पर अब हम जैसे 5 में पहुँचे, 5 भी इक्वल है 5 के, सो वापस हमने इसमें ऐड करा तो 15 आया हमारा आंसर यहाँ पे। पर जैसे ही हमने इसको एक बढ़ाया 6, तो ये मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वैसी लूप टूटा एंड वी गॉट लाइक टर्मिनेटेड फ्रॉम द फ्लो चार्ट। तो इसका फाइनल सम क्या है 15, जो कि बिल्कुल सही है। सो दिट शो दैट कि आवर सूडो कोड वाज राइट और हमारा फ्लो चार्ट भी चल रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आगे मज़े नहीं आएंगे। क्योंकि आई थिंक कि मजबूरी में तो हर कोई पढ़ लेता है, अगर आपको मज़े आने का मतलब अगर आपको एक्चुअली मज़े चाहिए कोडिंग में, तो आई थिंक बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये कह के अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा। लाइक आपको याद होगा जब हम 11th में थे, एक चैप्टर आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें ये साइन आपने बहुत देखा होगा, फैक्टोरियल का साइन, जिसका मतलब यही होता है कि n इंटू n माइनस 1 से लेकर तब तक करो मल्टीप्लाई जब तक लास्ट नंबर 1 ना हो जाए। कि अगर मैं आपको बताऊँ 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 n माइनस 1 2 हो गया, इसमें फिर 1 हो गया, तब तक ये हो गया 6। अब यार 3 फैक्टोरियल निकालना तो आसान है, लेकिन जब n की बात हो आती है तो थोड़ा भाई बड़ा ही पड़ता है काफ़ी। तो यार सीधी बात है, तो इसके लिए भी फ्लो चार्ट और सूडो कोड लगते हैं प्रोग्रामिंग में। तो इसका मैं सूडो कोड लिखूँ, जैसे कि हमारा सूडो कोड क्या हो सकता है इसमें। तो हमारा सूडो कोड है, सबसे पहले इनपुट लेना n का, उसके बाद नम को मेंशन करना,
नम 1 है हमारा और आंसर है हमारा 1, ये भी सेम। इस आंसर को आप कंपेयर कर सकते हो सम से, जैसे हमने सम लिया था ना अभी, उसी से आप कंपेयर कर सकते हो इसको। थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप सम से भी थोड़ा बहुत कंपेयर करो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, आपको थोड़ा थोड़ा आपको पैटर्न और एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी इसकी। हमारा आंसर अभी हम 1 ही रख रहे हैं, इसमें 0 नहीं है, इसमें 1 ही है, क्योंकि 1 एज अ नंबर तो 1 की वैल्यू होल्ड कर ही रहा है। अब इसमें क्या कंडीशन हमें करनी है, वाइल नम इज लेस देन इक्वल टू n, तब क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू नम। अब आप देखिए इसमें आंसर को मल्टीप्लाई करो कि फॉर्मूला इस तरीके से गिवन है, उसमें प्लस करना था कि सम करना था, तो उसमें प्लस लग रहा था, इसमें सम लग रहा है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, वही सेम चीज़ है। उसमें सम 0 से हो रहा था, इसमें 1 से हो रहा है, कि मल्टीप्लाई में हम 0 कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि 0 करेंगे तो 0 ही मिलेगा। और हमारा नंबर को हमने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। जब तक ये वाइल स्टेटमेंट ट्रू है ये लूप चलेगा, वरना सीधा एंड होगा। इसका फ्लो चार्ट मैं बनाऊँ, काफ़ी सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से। स्टार्ट रीड n, मेंशन कीजिए नम हमारा 1 है, आंसर भी हमारा 1 है, डिसीजन मेकिंग मेंशन कीजिए कि इस नम लेस देन इक्वल्स टू n, नहीं है एंड कीजिए प्रोग्राम का, अगर है देन नम को आप देन सम को आंसर को आप मल्टीप्लाई कीजिए नम से, और नम को आप इंक्रीमेंट कर दीजिए 1 से। ये चीज़ आपको चलानी है, वापस आपको डिसीजन ट्री में जाना है और देखना है कि अभी भी अगर ये चीज़ ट्रू हो रही है नहीं। अगर ट्रू हो रही है अगेन वही फॉर्म फंडा चलेगा, आंसर को वापस आप नम से करोगे, इसके अपडेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई, और वापस नम की वैल्यू इंक्रीमेंट करो जब तक नो ना आ जाए कंडीशन और आपको पूरी फैक्टोरियल की वैल्यू ना मिल जाए, और इससे आपको फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। अब यार अगर मैं इसमें समझाऊँ, देखो अब मैं आपको लास्ट एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको फ्लो चार्ट में कोई डाउट नहीं होगा, आपको काफ़ी हद तक आप काफ़ी डीप में सीख गए होंगे। देखिए हमारा अब एक टास्क है कि चेक करो कि n एक नंबर दे रखा है वो प्राइम है या नहीं। जब हम हमारे लॉजिकल रीजनिंग से करते हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्राइम नंबर इज़ एनी नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वन इज़ इटसेल्फ एंड वन इज़ 1। सो कुछ नहीं, सिंपल भाषा में कहूँ, इट जस्ट मीन्स कि वो या तो अपनी टेबल में ही आता हो या वो 1 की टेबल में आता हो और किसी की टेबल में नहीं आता हो। इसका भी अगर मैं समझाऊँ आपको फ्लो चार्ट, जस्ट ए सेकेंड, ये देखिए स्टार्ट हम कैसे करेंगे। स्टार्ट तो वही सेम ही है, टर्मिनेटर कनेक्टर का यूज़ करके रीड करवाइए, ठीक है। इस पर हम डिवाइज़र को हम 2 ले रहे हैं। 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग ही 2 से है। 1 को हम इसलिए कंसीडर नहीं करते प्राइम में कि 1 तो यार सभी का फैक्टर हो सकता है। इट इज़ नॉट अ लाइक ए standard way of like deciding whether number is prime or not based on the definition which have been given by mathematician on letting us know whether a number is prime or not. So यार हमने डिवाइज़र तो 2 रख लिया, हमने इसे प्रोसेस के अंदर डिफाइन कर लिया है। अब भाई अगला यही चीज़ है कि इस डिवाइज़र लेस देन इक्वल्स टू n। अब देखो यार पूरा सेम वही हो रहा है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, बस भाई वेरिएबल्स की वैल्यू बदल जाती है, बाकी फंडा जो होता है क्वेश्चन का, फ्लो चार्ट या सूडो कोड, वो सेम सा ही रहता है। अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ा है तो आप कोई भी क्वेश्चन उस कंसेप्ट के रिलेटेड कर पाओगे। जस्ट बेस्ड अपॉन इट लाइक जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग कि आपने कितना समझा उस कंसेप्ट को, आप ऑब्वियसली कर पाओगे। अगर ये नो है ये कंडीशन तो आप सीधा लिखो कि
कि यार अगर ये डिवाइज़र ये है मतलब n से छोटा है, तो फिर तो आप लिख सकते हो कि यस प्रिंट कर सकते हो कि वो प्राइम है। बाकी अगर वो है ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको ये देखना है क्या ट्रू तो हो रही है, क्या ये इसका मॉड्यूलो जो है डिवाइज़र के साथ n का ये ज़ीरो तो नहीं आ रहा कहीं। अगर ज़ीरो आ रहा है तो हमारा डिवाइड हो रहा है तो ये फैक्टर है डिवाइज़र n का। अगर हो रहा है तो फिर तो ये प्राइम नहीं हो सकता, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट नॉट अ प्राइम। ठीक है, ये हमने डाल दिया, इसको एज आउटपुट पैरेललोग्राम के अंदर हमने डाल दिया और इससे हम हो जाएंगे एंड। बट सपोज अगर नो क्या नहीं है, तो हमें डिवाइज़र की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में नम की तरह ही हमें उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करनी है। 1 से इंक्रीमेंट करी, वापस वही डिसीजन ट्री में गया, वापस सोचा है डिवाइज़र कहीं इक्वल तो नहीं आ गया n के। अगर n की इक्वल आ गया तो फिर तो क्वेश्चन ही ख़त्म है। ये वाली कंडीशन में हमने डायरेक्टली यस लिख दिया प्राइम, ये इसमें यूज़ होगा अगर 2 हो गया डिवाइज़र या n ही 2 हो गया तो 2 के इक्वल ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, 2 है ही प्राइम। तो हमने यस लिख के एंड ही करा। बाकी सब में यहाँ से चलेगा यस कि अब यस है तो वही गड़बड़ है कि नहीं है प्राइम, नो है तो वो वापस चेक करेगा। अगर कंडीशन जब नो फुलफिल हो जाएगी तो कि हम एज अ कंक्लूजन पहुंच पाएंगे कि ये प्राइम नंबर है। अब जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, 15 ले लिया कि यार 15 है या नहीं प्राइम नंबर। 15 डिवाइज़र 2 है, 2 तो भाई छोटा ही है किससे, 15 से, तो ये वाली कंडीशन होगी। अब 15 के साथ 2 का मॉड्यूलो 0 तो नहीं होता। ठीक है, वापस हम गए, डिवाइज़र की वैल्यू कितनी 3 कर दी हमने। 3 छोटा है 15 से, ऑब्वियसली छोटा है। उसके बाद 3 को अगर हम 15 के मॉड्यूलस 15 का मॉड्यूलस अगर हम 3 का निकालें तो 0 बैठ रहा है क्योंकि 3 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 15 यस बैठ रहा है। तो यार ये तो स्टेटमेंट नहीं पहुंच पाया आगे। अगर यस पहुंच रहा है तो भाई इसका मतलब ये निकलता है कि प्राइम नंबर नहीं है। तो यार इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एक नंबर प्राइम है या नहीं। तो ये फ्लो चार्ट था। सूडो कोड में बताऊं तो इसका कुछ नहीं, सेम ही है। इनपुट लेना है, उसके बाद डिवाइज़र को मेंशन करना है 2 के इक्वल, लीस्ट प्राइम नंबर 2 ही है। वाइल स्टेटमेंट चलानी है इसकी कि अगर जब तक डिवाइज़र 2 है, अगर ये n मॉडुलस डिवाइज़र 0 है तो प्रिंट करो नो, 2 से छोटा नहीं जब तक डिवाइज़र n से छोटा है। तो ये करो प्राइम नंबर नो, एग्जिट कर लो। अदरवाइज डिवाइज़र की वैल्यू बढ़ाओ और ये पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहो। जब भी अगर ये प्रोसेस सक्सेस में अगर ये सक्सेस हो जाए प्रोसेस कि यार आप इस लेवल तक पहुँचो ही ना, कि आपका ये हो ही ना और n इससे इक्वल या इससे बड़ा हो जाए, तो यार फिर तो आप लिख सकते हो कि प्रिंट यस कि हमारा नंबर प्राइम ही है। अब भाई ये सारे क्वेश्चंस थे फ्लो चार्ट और लूप्स के, आई आप समझ में आए होंगे। ऑल्दो आई एग्री विद यू कि राइटिंग या स्टिल इज़ लाइक क्वाइट शैबी, बट आई विल इम्प्रूव ऑन इट, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है यार पेन टैबलेट में यूज़ करने का। और एज आई प्रोग्रेस विद द फर्दर वीडियोज़ मैं राइटिंग में वर्क करूँगा, काफ़ी सुधारूँगा। तो आपको टेंशन नहीं होती कि आई एम यूजिंग द वीडियो जस्ट एज अ मीडियम टू एक्सप्लेन यू। आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और ये हैंड रिटन नोट्स में मैं अपने हाथ से या अपने मतलब इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट आती हैं दैट कैन लाइक जनरेट योर टेक्स्ट टू दी हैंड रिटन मोड,
उसमें काफ़ी साफ़ राइटिंग होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। सो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। ये स्लाइड्स भी अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। ऑल्दो आई थिंक कि हैंड रिटन नोट्स वुड बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड, उसमें थोड़ी क्लियरिटी भी होगी, राइटिंग साफ़ होगी, तो आपके मतलब माइंड में विजुलाइज करने में आसानी होगी। सो यार मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट इज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। क्या प्रोग्रामिंग होती क्या? हमने तो भाई अभी तक फ्लो चार्ट, सूडो कोड समझ लिया, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या है यार? इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या एग्जांपल अगर समझाते हुए कहूँगी क्या है ये एक्चुअल में, तो यार जैसे आप कंसीडर कीजिए कि आप किसी आर्मी के कैप्टन हैं, आपको अपनी बटालियन को ऑर्डर देना है यार, कि अपने सोल्जर्स की टुकड़ी को ऑर्डर देना है कि यार हमको ये फॉलोइंग टास्क करना है, वेदर कि हमें जैसे एनिमी के हमें बंकर्स में अटैक करना है, जो भी करना है, तो यार आपके पास एक मीडियम ऑफ मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कि एक लैंग्वेज होती है। अगर सपोज आप तो इंग्लिश बोल रहे हो, वो फ्रेंच बोल रहा है, आपके सोल्जर्स, तो कोई मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। उस कंडीशन में या तो आपके पास ट्रांसलेटर होना पड़ेगा, अगर ट्रांसलेटर नहीं है तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये सेम चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर की दुनिया में भी यही सेम चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर मैं आपको समझाऊं तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वे है किस चीज़ का? टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसमें मतलब काफ़ी टाइप्स के रूल्स मेंशन होते हैं, जिसे हम नॉर्मली सिंटेक्स कहते हैं। अगर हम सिंटेक्स या उसके रूल्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड्स में एरर थ्रो होता है। काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी, आर, काफ़ी सारी हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जब हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क, जैसे अभी तो हम जैसे ये फ्लो चार्ट में अगर हम कोड जैसे हम लिख रहे हैं तो ये एक्चुअल में कोड तो इंग्लिश लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज, पर कंप्यूटर को एज आई मेंशन बिफोर 0 और 1 की भाषा ही समझ में आती है, विच इज़ नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। तो यार इसमें हम फिर कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे कि यार हमको ये चीज़ें करनी है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में मेंशन करा था कि अगर आप दोनों डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये ट्रांसलेटर क्या है हमारे पास? हमारा है ये कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज, कोई सी भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, इसमें हम जैसे सी प्लस प्लस, आर, जावा जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको एक कंप्यूटर डिफाइंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या प्रॉपर एक सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ताकि भाई मशीन को समझ में आए कि हम कहना क्या चाहते हैं एज अ यूज़र, एंड देन इट कैन वर्क अपॉन द टास्क, और उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद मतलब यूज़र की नीड्स पूरी हो जाए। तो ये एक काम होता है कंपाइलर का। तो अगर मैं आपको मतलब उसकी डेफिनेशन समझाऊं तो कंपाइलर, एक कंपाइलर प्रोसेसेस दी स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस into मशीन कोड और बाइनरी कोड। अगर इसका फ्लो चार्ट समझाऊँ तो यार ये चीज़ हो रही है कि हमने सोर्स कोड लिखा, ठीक है, इसमें हमारी लैंग्वेज हमने क्या यूज़ करी? सी प्लस प्लस, जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन की लैंग्वेज है कसम से देखा जाए, ऑल्दो इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, लेकिन लिख तो हम ह्यूमन अपने मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के तौर में ही लिख रहे हैं इसे। इट इज़ नॉट लाइक वी आर यूजिंग एनी डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल लाइक रोमन, देवनागरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल एग्जिस्ट। इसको कोई डिफरेंट तरीके से नहीं करे, इट इज़ स्टिल द सेम स्क्रिप्ट दैट वी यूज इन इंग्लिश, सो इट इज़ स्टिल कंसिडर एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। देन कंपाइलर के पास गई है, कंपाइलर ने इसको बाइनरी या मशीन कोड में कन्वर्ट करा। दोनों एक ही चीज़ है, बस टर्म डिफरेंट है। मशीन कोड में कन्वर्ट करा और कंप्यूटर ने इसे एग्जीक्यूट करा। हम नॉर्मली देखते हैं ना कि .exe काफ़ी फाइल होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, कि ये फाइल अब इस तरीके से तैयार हो चुकी है, अब कंप्यूटर्स में एग्जीक्यूट करके अपने ऑपरेशन पूरे कर सकता है। तो ये यही चीज़ें मतलब यही रोल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारी कंप्यूटर की दुनिया में। कंपाइलर का
और बाइनरी या मशीन कोड का, और कैसे कंप्यूटर इनको एग्जीक्यूट करके अपना टास्क पूरा करता है। ये अभी सिर्फ इट इज़ ओनली बेसिक ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। काफ़ी कुछ अभी और भी इसके अंदर है जो एग्जिस्ट करता है, बट स्टिल वी आर ओनली ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे जैसे हम और एक्सप्लोर करेंगे, आई विल डाइव डीप इनटू इट और डिटेल में समझाऊंगा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द प्रोग्रामिंग, और कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस कोर्स में, और कैसे कैसे हम एज ए एक्सपर्ट बनेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में। सो दैट वाज ऑल इन द वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई हो। ऑल्दो मैं 2-3 बार कह चुका हूँ कि मैं राइटिंग में वर्क करूँगा, एंड आई विल ऑल्सो वर्क अपॉन द वीडियो एडिटिंग, लाइक इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो दैट आई विल गोइंग टू एडिट राइट नाउ। सो थैंक यू ऑल फॉर लाइक पेशेंसली लिसनिंग दिस वीडियो। थोड़ी बड़ी हो गई है, मैं इसका मतलब आई विल लाइक कीप इन टू माइंड टू लाइक गिव यू द लाइक वीडियोस जो आपके मतलब अटेंशन स्पैन के अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट कमेंट मी आपको कितनी लेंथ की वीडियो चाहिए, उसी लेंथ के अकॉर्डिंग मैं बनाने की कोशिश करूँगा। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कराए आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी एक बार पेन और पेंसिल से लिख के देखेंगे। मैंने काफ़ी लोग देखेंगे जो कंप्यूटर्स में सोचते हैं कि हम सिर्फ कंप्यूटर टाइप कर लेंगे एंड वी कैन जस्ट डू एवरीथिंग, बट ये ह्यूमन माइंड है। बचपन से हमने हाथ और पेंसिल से ही लिखा है, जब तक हाथ पेंसिल लिखोगे नहीं दिमाग में छपेगा नहीं। सो इट इज़ माई एडवाइस टू यू कि भाई हाथ पेंसिल का यूज़ करो, पेन और पेंसिल या पेपर का यूज़ करके लिखो, तभी जाके आपके दिमाग में एक छपेगा। एक बार तो लिखना ही चाहिए, बाद में बेशक आप मन में कर लो। तो दैट वाज माय वीडियो गाइस। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जस्ट यू नो कि एक स्टार्टिंग चैनल है। सब्सक्राइब जितना करोगे उतनी हेल्प मिलेगी, उतना ही मतलब मेरी वीडियोस और एल्गोरिदम और लोगों को पहुंचाएगा। तो इतना ही कहना था। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करना है कर लेना। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। इवन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे कंसेप्ट भी रिवाइज हुए हैं। सो थैंक्स अ लॉट। सो टेक केयर, बाय बाय।